हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरिएशन, राइट। वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस अमंग द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज, करेक्ट। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। हेरिडिटी एंड वेरिएशन आर स्टडीड अंडर द सब्जेक्ट जेनेटिक्स, right. Genetics is the branch of biology, right, which will deal with heredity and variation, correct है। इसके अलावा genetics जो है, ये term किसने दिया था? विलियम बेटिसन, right. We have discussed this part in the last session कि who is the father of genetic concept of heredity and variation, right. इसके अलावा फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें तो इट इज़ ग्रोगर जॉन मेंडल, राइट। हमने उसका थोड़ा लाइफ के बारे में भी डिस्कस किया था कि कैसे उसने स्ट्रगल किया और इतना बड़ा नाम कमाया, राइट। अब जैसे कि आप सभी को पता है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट यूज़ किया था, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेंडल हैज सेलेक्टेड पी प्लांट। ओके, नाउ पी प्लांट जो है इट वाज द मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। तो याद रखना है, मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? पी प्लांट, राइट। पी प्लांट विच इज नथिंग बट इडेबल पी, जिसको हम मटर बोलेंगे, मटर, ओके। हिंदी में इसको मटर बोलते हैं। सो ही सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट। अब उसका बोटेनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम, कैपिटल एल, पाइसम सटाइवम L, that is leguminous plant, right. Pisum sativum क्या है? leguminous plant है, belonging to the family of Fabaceae. Now क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो डिप्लॉयड स्टेट में कितना होता है? 40, राइट। सो ये याद रखना है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर गार्डन पी प्लांट को यूज किया था और साइंटिफिक नेम था पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम एल, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर के बारे में भी याद रखना है कि इट इज डिप्लॉयड स्टेट में 40, ठीक है। अब वाई मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया, क्यों कोई और प्लांट सेलेक्ट नहीं किया? ओके, उसका भी रीजन जानते हैं। अब सबसे पहला रीजन याद रखना है, इट इज एन एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मतलब वो एक साल में जो भी 12 मंथ्स होते हैं उनमें हर एक सीजन ग्रो हो सकता है, राइट। जैसे हमारे यहाँ पर 3 सीजन है, तो ये हर एक सीजन ग्रो हो सकता है। इट इज नॉट अ सीजनल, ठीक है, कि कोई सीजन होगा। जैसे मैंगो है तो मैंगो आप देखोगे तो जनरली गर्मी के टाइम आता है, तो इस तरीके का कोई केस नहीं है, एंड इट इज अ एनुअल प्लांट। अब उसकी लाइफ साइकिल कितने मंथ्स की है? 3 to 4 मंथ्स। इसको भी याद रखना है कि पाइसम सटाइवम इट इज एन एनुअल प्लांट विच कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 3 to 4 मंथ्स, राइट। इसका मतलब हम साल में इसको 3 बार ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब इट कैन बी ग्रोन फॉर 3 जनरेशंस इन अ ईयर, राइट। सो याद रखें, इसको 3 बार हम लोग पूरे साल में ग्रो कर सकते हैं। अब इसके अलावा याद रखना है कि छोटा है साइज में, पी प्लांट जो है छोटा होता है और छोटा होने के कारण छोटी सी जगह में हम बहुत सारा पी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, राइट। सो इसी तरीके से मेंडल ने भी सोचा कि ये जो प्लांट है पाइसम सटाइवम ये छोटा है, तो कहीं ना कहीं जो उसके घर के पीछे का एरिया था, गार्डन था, वहां पर वो उसको इजीली ग्रो कर सकता था, इसलिए उसने सेलेक्ट किया। तो 2 रीजन अभी तक हमने देखे हैं। पहला रीजन है एनुअल प्लांट है, कंप्लीट करता है अपनी लाइफ साइकिल 3 to 4 मंथ्स में। इसका मतलब एक साल में 3 बार 3 जनरेशन इसके बन सकते हैं। सेकेंड रीजन है स्मॉल हर्बेशियस प्लांट है, छोटे प्लॉट में भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। मेंडल ने ये भी एक नया इसके अंदर कैरेक्टर देखा कि जो पी प्लांट है ये क्या है? नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग है, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही खास जो प्रॉपर्टी थी पाइसम सटाइवम की, जो मेंडल को सबसे ज्यादा अच्छी लगी, भा गई, वो थी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मेनी वेराइटीज, ठीक है। इट वाज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मेनी वेराइटीज विथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। अलग अलग वेराइटीज में अवेलेबल थी, ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स दिखाई दिए थे, राइट। सो कुछ प्लांट क्या थे? टॉल थे, कुछ प्लांट डॉर्फ थे। जो प्लांट टॉल थे उनका जो सीड का कलर था वो येलो था,
कुछ प्लांट डॉर्फ थे जिनका सीड का कलर ग्रीन था। सो इस तरीके से उसको कैरेक्टर्स दिखाई दिए। ठीक है, एक एक खास चीज जो नहीं दिखाई दी और ये ही उसको चाहिए था कि ये ना दिखाई दे, दैट वाज इंटरमीडिएट, राइट। सो देयर वाज नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर। इंटरमीडिएट कैरेक्टर मतलब कि जब उसके आगे के जनरेशन, जब टॉल और डॉर्फ, जब छोटे बड़े प्लांट क्रॉस करेंगे तो उसके आगे का जो जनरेशन है वहां पर मीडियम साइज नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी सेमी डॉर्फ, आइदर इट शुड बी डॉर्फ और इट शुड बी टॉल। सेमी डॉर्फ जैसा कोई केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये चौथा खास बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा लगा मेंडल को इन पी प्लांट। एंड उसका साइज, पाइसम सटाइवम का साइज इतना तो था ही कि इमैस्कुलेशन भी कर सके मेंडल। तो इमैस्कुलेशन करने लायक उसकी साइज थी, राइट। उसके अलावा सबसे खास बात आफ्टर दिस पॉइंट वाज कि जब भी ये पी प्लांट पॉलिनेशन करेंगे, फर्टिलाइज, उसके बाद फर्टिलाइजेशन करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फर्टाइल होगा। ठीक है, सो ये कुछ बातें हैं जो कि मेंडल ने पी प्लांट में देखी और उसको सेलेक्ट किया एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। पहला याद रखना है, एनुअल प्लांट कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन 3 to 4 months। इसके वजह से हम एक साल में उसके 3 जनरेशन बना सकते हैं। छोटा प्लांट है तो कम जगह लेगा, या फिर बोल सकते हैं ज्यादा जगह में, कम जगह में बहुत ज्यादा प्लांट ग्रो करके मिलेंगे। सेल्फ पॉलिनेटिंग होते हैं नेचुरली। इसके अलावा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, राइट। देयर वाज नो इंटरमीडिएट कैरेक्टर, ओनली कॉन्ट्रास्टिंग, अपोजिट कैरेक्टर थे, कोई भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स नहीं थे। जैसे कि मैंने बताया सेमी डॉर्फ नहीं था, आइदर डॉर्फ और टॉल। उसके अलावा इमैस्कुलेशन भी कर सकते थे, मतलब इस लायक था कि इमैस्कुलेशन कर सके, इसकी साइज उतनी थी ही कि वो इमैस्कुलेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जब भी पी प्लांट फर्टिलाइजेशन करेगा तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो डेफिनेटली क्या होंगे, फर्टाइल। ठीक है, सो ये याद रखना है अबाउट पी प्लांट, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड द गार्डन पी। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया था उसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। और कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, 7। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स वाज सेलेक्टेड बाय मेंडल। ओके, सो इसमें आपका आंसर आना चाहिए 7। अब कैरेक्टर जो है याद रखना है, 7 कैरेक्टर्स थे और कॉन्ट्रास्ट फॉर्म में थे। टोटल 7 कैरेक्टर और कॉन्ट्रास्ट थे। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट थे। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हाइट ऑफ द स्टेम। पी प्लांट का जो हाइट था वो किसी किसी में टॉल था, किसी किसी में डॉर्फ था। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर 4 जो है वहां पर स्टेम हाइट की प्रॉपर्टी होती है ऑफ पाइसम सटाइवम। इसको याद रखना है। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट, आइदर टॉल और डॉर्फ। ठीक है, और एक और चीज जो डोमिनेंट था वो कौन सा था, टॉल वाला, और रिसेसिव कौन सा था, डॉर्फ। ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे अभी कुछ देर में। टॉल हमेशा याद रखना है, टॉल को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल अल्फाबेट से, और डॉर्फ को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट से। ठीक है, और अल्फाबेट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि अगर इसको कैपिटल टी से कर दिया है तो इसको मैं कर दूंगा स्मॉल पी से, स्मॉल पी। ओके, दिस इज नॉट राइट, सेम अल्फाबेट यूज करना है। ओके, इसको याद रखना है कि सेम अल्फाबेट्स यूज करना है। तो कैपिटल टी टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी डॉर्फनेस के लिए। टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डॉर्फनेस इज द रिसेसिव कैरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं फ्लावर कलर। अब फ्लावर का कलर भी अगेन कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में था। कुछ प्लांट में वॉयलेट कलर के फ्लावर्स थे और कुछ प्लांट में व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे। ठीक है, वॉयलेट जो है उसको हम कौन से अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, कैपिटल वी,
क्योंकि डोमिनेंट है तो याद रखना डोमिनेंट वाला हमेशा कैपिटल होगा, रिसेसिव वाला हमेशा स्मॉल। ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट्स फॉर रिसेसिव, कैपिटल अल्फाबेट्स फॉर डोमिनेंट। वाइट को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल वी। क्लियर है, कौन से क्रोमोसोम पर था ये, क्रोमोसोम नंबर 1। नेक्स्ट है फ्लावर पोजीशन। अब फ्लावर पोजीशन जो है एक्सियल जो कि डोमिनेंट था और उसको किससे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल ए, टर्मिनल जो कि किससे डिनोट कर रहे थे, स्मॉल ए, बिकॉज इट वाज रिसेसिव कैरेक्टर। अगेन ये भी कौन से क्रोमोसोम पर था, क्रोमोसोम नंबर 4। अब याद रखना है, देखो यहाँ पर फ्लावर के 2 कैरेक्टर्स हैं, तो याद रखना इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इन पी प्लांट हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर वाज कंसिडर्ड बाय मेंडल। तो 2 याद रखना है, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, ये 3 याद रखना है। सबसे पहले स्टेम हाइट, टॉल, डॉर्फ, देन फ्लावर कलर, वॉयलेट, व्हाइट, देन फ्लावर पोजीशन, एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल मतलब ऊपर, टर्मिनल मतलब नीचे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पॉड शेप। अब पॉड शेप मतलब जो बॉडी होगी पी प्लांट की। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कुछ इस तरीके से एक बॉडी होती है पी प्लांट की, राइट। सो ये बॉडी का शेप कैसा है, ठीक है। सो पॉड शेप में अगेन सेम, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड मतलब थोड़ा सूजा हुआ होगा, इन्फ्लेम्ड होगा और स्वेल्ड होगा। ठीक है, और कंस्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा सा श्रिंक्ड फॉर्म में होगा। आप सभी ने देखा होगा पी प्लांट के इस केस में भी, ठीक है, कि इन्फ्लेटेड कैसे दिखता है और कंस्ट्रिक्टेड कैसे दिखता है। तो इन्फ्लेटेड को हम डिनोट करेंगे कैपिटल आई से, कंस्ट्रिक्टेड को डिनोट करेंगे स्मॉल आई से। और ये कौन से क्रोमोसोम पर था कैरेक्टर, अगेन क्रोमोसोम नंबर 4। नेक्स्ट है पॉड कलर। अब पॉड कलर मतलब बॉडी का कलर, पी प्लांट का जो कवरिंग है उसका कलर। तो उसमें कलर क्या क्या था, ग्रीन एंड येलो। ग्रीन वाला डोमिनेंट था और येलो वाला रिसेसिव था। ग्रीन को हमने डिनोट किया कैपिटल जी से एंड रिसेसिव दैट इज येलो को डिनोट किया बाय स्मॉल जी। क्रोमोसोम नंबर 5, पोजीशन याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर 5। नेक्स्ट है सीड शेप। सीड मतलब उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है, राइट। सो उस ग्रेन्यूल्स का किस तरीके का शेप है और किस तरीके का कलर है, ठीक है। सो याद रखना, अब हम मटर की बात कर रहे हैं, अब एक्चुअल मटर की बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है उसका शेप कैसा था, राउंड जो कि डोमिनेंट था और रिंकल्ड जो कि रिसेसिव था। अब रिंकल्ड देखो, रिंकल्ड मतलब ऐसे कुछ थोड़ा श्रिंक होगा, ऐसे करके आपको ऐसे डॉट्स दिखाई देंगे, ओके, दैट इज रिंकल्ड। सो सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड डोमिनेंट था इसीलिए इसको कैपिटल आर से डिनोट किया, रिंकल्ड रिसेसिव कैरेक्टर था इसीलिए इसको स्मॉल आर से डिनोट किया। और क्रोमोसोम नंबर याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर 7। अब नेक्स्ट लास्ट जो कैरेक्टर था वो था सीड कलर, ठीक है। अब सीड कलर जो है उसमें 2 कलर दिखाई देंगे मेंडल को, मतलब इसका कलर, बटाने का कलर, मटर का कलर, ओके। सो येलो जो सीड कलर था वो डोमिनेंट था और ग्रीन जो सीड कलर था वो रिसेसिव था। अब येलो जो है इसको डिनोट किया कैपिटल वाई से क्योंकि डोमिनेंट था, और रिसेसिव जो था वो ग्रीन था जिसको किससे डिनोट किया, स्मॉल वाई, और क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। सो याद रखना इस पे भी सेम क्वेश्चन, दो बेसिकली यहां से देखो ये दिख रहा है आपको, तो इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक पे आ सकता है कि पॉड में कौन से कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, जैसे कि मैंने फ्लावर का बताया कि फ्लावर में कौन से सेलेक्ट किए थे कैरेक्टर बाय मेंडल, वैसे ही सीड में पूछ सकते हैं कि कौन से कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इसको याद रखना है, एकदम सिंपल रिप्रेजेंटिंग फॉर्म में मैंने इसको रखा हुआ है। आपको हर एक चीज याद रखना है अलॉन्ग विद द अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स हमेशा याद रखना है सेम अल्फाबेट का 2 फॉर्म यूज करेंगे, कैपिटल और स्मॉल फॉर्म, 2 अलग अलग अल्फाबेट्स नहीं यूज करेंगे, सेम अल्फाबेट्स यूज करेंगे। यहाँ पर कैपिटल भी स्मॉल भी है तो याद रखना यही यूज करेंगे, यहाँ पर W नहीं लिखेंगे, यहाँ पर V ही लिखेंगे,
ठीक है, सो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे विच वॉज सेलेक्टेड बाय मेंडल, ठीक है, फ्रॉम पाइसम सटाइवम। कॉन्ट्रास्टिंग याद रखना, अपोजिट कैरेक्टर, एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, एक रिसेसिव कैरेक्टर था। ओके, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, जो कि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है, इस्तेमाल होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब सबसे पहला टर्म है अलील्स, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले मैं दो और टर्म्स के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। एक टर्म है कैरेक्टर, राइट, एक टर्म क्या है, कैरेक्टर, और दूसरा टर्म है ट्रेट्स, राइट। सो कैरेक्टर और ट्रेट्स में भी याद रखना है कि कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। ऑल्दो अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स मतलब सेम चीज होती है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है, फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद रखना है। कैरेक्टर मतलब क्या होता है, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं। अब ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब याद रखना है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, ओके, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एंड डिटेक्टेबल वेरिएंट्स। तो दोनों में फर्क याद रखना, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एंड डिटेक्टेबल वेरिएंट। डिटेक्टेबल वेरिएंट मतलब पेरेंट एंड प्रोजेनी और पेरेंट ऑफस्प्रिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और वो दिखाई देता है, ठीक है, और वो जो डिफरेंस होगा वो दिखाई दे, दैट विल बी ट्रेट्स। ट्रेट्स याद रखना है जो हम इनहेरिट करेंगे फ्रॉम आवर अपकमिंग, और नॉट सॉरी अपकमिंग नहीं, फ्रॉम आवर प्रीवियस जनरेशन एंड सिस्टर्स। तो दोनों में फर्क याद रखना है, व्हाट इज कैरेक्टर एंड व्हाट इज ट्रेट्स। तो ये दो टर्म्स, दोनों में फर्क याद रखो। अब नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स पर आते हैं, अलील्स। अलील्स आर आल्सो कॉल्ड एलिलोमॉर्फ्स, ठीक है। एलिलोमॉर्फ्स, अलील्स मतलब क्या होता है, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। तो इसमें एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, देखिए कैपिटल टी, राइट, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, तो ये दो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं जीन के। इसके अलावा फिर से कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट फॉर्म्स हैं। सो स्मॉल टी भी ले सकते हैं, राइट। सो ये एक अलील, ये एक जीन, राइट। सो टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर कॉल्ड अलील्स। नेक्स्ट है डोमिनेंट। तो डोमिनेंट मतलब याद रखना है कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि डोमिनेंट मतलब क्या, जो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। हालांकि वहां पर रिसेसिव वाला भी होगा, पर वहां पर एक्सप्रेस कौन करेगा, डोमिनेंट। सो इट इज एन अलील दैट एक्सप्रेसेस इट्स ट्रेट इवन इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव अलील। अब ये जनरली कौन से केस में होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब क्या ले सकते हो यहां पर, सो हेट्रोजाइगस कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जैसे कि मैंने बताया था, कैपिटल टी जो है उसका मतलब क्या होता है, डोमिनेंट, और स्मॉल टी मतलब क्या होता है, रिसेसिव। तो याद रखना है कि डोमिनेंट ऐसा कंडीशन है जहां पर जो कैपिटल बड़ा वाला अल्फाबेट है या फिर जो अलील है वो एक्सप्रेस करेगा। तो डोमिनेंट इज अ अलील दैट एक्सप्रेसेस इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्टरनेट अलील, ठीक है। दो अलील है, एक जो है कैपिटल शो कर रहा है, एक स्मॉल शो कर रहा है, स्मॉल अल्फाबेट शो कर रहा है, कैपिटल अल्फाबेट शो कर रहा है। तो याद रखना इसमें से जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। और डोमिनेंट बेसिकली कौन सा है यहाँ पर, कैपिटल टी, ठीक है। सो ये एग्जांपल डोमिनेंट का याद रखना है। रिसेसिव, इट इज एन अलील विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड, करेक्ट। सो जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव।
और जो एक्सप्रेस कर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। ये हमेशा याद रखना, ये कौन से केस में होगा, हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस भी क्या होता है ये भी देखते हैं अभी हम लोग। एक और चीज याद रखना है कि जब ये केस ना हो, हेट्रोजाइगस वाला केस ना हो, और यहां पर कुछ इस तरीके का हो, कैपिटल टी, तो यहां पर याद रखना है कि कोई भी एक्सप्रेस कर जाएगा, क्योंकि दोनों अलील्स सेम ही हैं, राइट। दोनों अलील्स क्या है, सेम है, तो कहीं ना कहीं दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेस कर जाए, कोई फर्क नहीं। सेम केस स्मॉल टी, यहां पर दोनों ही अलील्स रिसेसिव है, तो याद रखना इस केस में रिसेसिव अलील जो है वो एक्सप्रेस होगा जब दोनों अलील्स रिसेसिव होंगे, और कंडीशन क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव में रिसेसिव अलील्स एक्सप्रेस होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे, वो तो पता ही है, और हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, जो डोमिनेंट वाला अलील होगा वो एक्सप्रेस होगा, इसको याद रखना है। तो डोमिनेंट रिसेसिव का फंडा उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप याद रखना है कि जो कैरेक्टर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। बहुत ही सिंपल भाषा में याद रखना है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। सो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट, सो ट्रेट्स जो कि इनहेरिट होके आएगा फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है जीनोटाइप। तो यहाँ पर ट्रेट्स क्या क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल टॉल, डॉर्फ, राइट। सो इस तरीके से ये हो गया कैरेक्टर जो कि हमको ऑब्जर्वेबल होगा, दिखाई देगा। नेक्स्ट है जीनोटाइप। जीनोटाइप याद रखना है जेनेटिक कॉम्पोजिशन और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जो कि बोल सकते हैं कि कभी चेंज नहीं होगा, राइट। देखो अभी कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। सो ये क्या हो गया, जेनेटिक कॉम्पोजिशन। यहां पर दो अलग अलग अलील है, हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी, यहां पर भी दो सेम अलील है, सो कंडीशन हो गया होमोजाइगस। ठीक है, देखो अब यहां पे एक और चीज हम बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो दोनों प्लांट टॉल ही होंगे, क्योंकि इस केस में भी टॉल ही एक्सप्रेस होगा, इस केस में भी टॉल ही एक्सप्रेस होगा, राइट। सो वो हो गया फिनोटाइप। दोनों का फिनोटाइप तो सेम होगा, लेकिन जहां पर चेंज होगा, जो कंडीशन चेंज दिखाई देगी वो क्या होगी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एक डोमिनेंट अलील है, एक रिसेसिव अलील है। इसमें जीनोटाइप क्या है, दोनों डोमिनेंट अलील है, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, बट जो फिनोटाइप है दोनों का क्या है, सेम। तो याद रखना है जीनोटाइप क्या होता है, इट रिप्रेजेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट होमोजाइगस। होमो याद रखना है, होमो मतलब होता है सेम, जाइगस मतलब पैर। तो जब दो सेम पैर होंगे, पैरिंग जो है वो दो सेम अलील के बीच में होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस, होमोजाइगस अलील्स। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। और यू कैन से प्योर फॉर दैट ट्रेट, प्योर फॉर दैट ट्रेट। प्योरिटी दिख रही है यहां पर, पता है कि जब इसको मैं क्रॉस करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझको कौन से प्लांट मिलेंगे, डॉर्फ। जब कैपिटल टी वाले को मैं क्रॉस करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे पता है क्या कैरेक्टर मिलेगा, डॉर्फ, सॉरी टॉल कैरेक्टर। सो इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, राइट। अगेन जाइगस मतलब क्या होगा, पैड। तो यहां पर दो डिफरेंट अलील के बीच में पैरिंग होगा। यहां पर एग्जांपल हम ले लेंगे, राइट। इसका मेरे को जीनोटाइप जो है वो कुछ और होगा, बट फिनोटाइप हमको पता है क्या होगा, टॉल, राइट। सो हेट्रोजाइगस होमोजाइगस याद रखना है। होमोजाइगस मतलब जब दोनों अलील्स सेम होंगे, हेट्रोजाइगस मतलब जब दोनों अलील्स डिफरेंट होंगे। जब दोनों अलील्स सेम होंगे तो वहां पर दो कंडीशन है, जैसे होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, डोमिनेंट याद रखना है कि जो एक्सप्रेस होता है अलील उसको डोमिनेंट बोलेंगे, और जो एक्सप्रेस नहीं होता है उस अलील को बोलेंगे रिसेसिव अलील। ठीक है, और ये जनरली कौन से केस में दिखाई देगा हमको, इन हेट्रोजाइगस, जहां पर कि जो रिसेसिव अलील है उसके प्रेजेंस में भी डोमिनेंट वाला अलील एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और ये डिफरेंसेस याद रखने हैं। तो ये हो गए कुछ टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एज वेल एज फॉर नीट।
ओके अभी नेक्स्ट कुछ और टर्म्स देखते हैं। F1 जनरेशन, राइट। अब F1 में F का मतलब याद रखना है फिलाइल जनरेशन। ओके, F इज फिलाइल या फिर फिलियल भी इसको बोलते हैं। सो फिलियल जो वर्ड है इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड फिलीन। लैटिन वर्ड फिलीन से डिराइव हुआ जिसका मतलब होता है सन। ठीक है, सो याद रखना है फिलियल फिलाइल जनरेशन। अब याद रखना है द प्रोजेनी। प्रोजेनी इज ऑफस्प्रिंग। द प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉस। ओके, कोई भी क्रॉस से जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। सो किसी भी तरीके का क्रॉस हो सकता है, क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, किसी भी तरीके का क्रॉस हो सकता है। तो उस क्रॉस से जो नेक्स्ट जनरेशन मिलता है हमको उसको हम क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन, where F stands for फिलियल या फिलाइल जनरेशन। ठीक है, सो F1 याद रखना है जो पहला जनरेशन होगा आफ्टर क्रॉसिंग। उसके बाद नेक्स्ट है F2 जनरेशन। एक और चीज, इट शोज यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, राइट। मतलब जो भी प्रोजेनी बनेंगे वो सब कहीं ना कहीं एक सेम तरीके का एक्सप्रेशन देंगे, सेम आइडेंटिकल दिखाई देंगे। ये भी एक हम टर्म यूज कर सकते हैं कि दे ऑल विल बी आइडेंटिकल। नेक्स्ट है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन याद रखना है इट इज द सेकेंड जनरेशन। कौन सा जनरेशन होता है ये? सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन को हम सेल्फिंग कराते हैं और उससे जो प्रोजेनी मिलेंगे उसको हम बोलेंगे F2 जनरेशन। ठीक है, सेल्फिंग यहां पर मतलब क्या होगा? इनब्रीडिंग। सेल्फिंग मतलब इन ब्रीडिंग। सो याद रखना है जब इनका जब हम ब्रीडिंग कराएंगे और उससे जो प्रोजेनी मिलेगा उसको बोलेंगे F2। अगेन F इज फॉर फिलियल या फिर फिलाइल जनरेशन। ठीक है, अब यहां पर जो यूनिफॉर्मिटी है वो सेम नहीं होगी, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देगा। यहां पर दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स के फॉर्म दिखाई देंगे। एक्सप्रेशन दो या दो से ज्यादा टाइप का होगा। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। इसके अलावा P1 जनरेशन याद रखना है। P1 मतलब या फिर P जनरेशन मतलब क्या होगा? पेरेंट। पेरेंट मतलब क्या होगा? बेसिकली जो ब्रीडिंग में होंगे या तो जिनके बीच में फर्टिलाइजेशन या मेटिंग होगा उसको हम बोलेंगे P1 जनरेशन या पेरेंट जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होता है? जो पेरेंट को मेटिंग करके बनेगा। ठीक है, जब पेरेंट मेटिंग कर लेंगे और उससे जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी मिलेगा वो क्या होगा? F1 जनरेशन। और जब F1 जनरेशन आपस में सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग यहां पर याद रखना है कि इसका मतलब होगा इन ब्रीडिंग। सो सेल्फिंग या इन ब्रीडिंग करेंगे, उससे जो प्रोजेनी मिलेगा वो होगा हमारा F2 जनरेशन। एक और चीज याद रखना है, F1 जनरेशन में यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन होता है, F2 जनरेशन में दो या दो से ज्यादा टाइप के एक्सप्रेशन दिखाई देंगे। ठीक है, और अच्छे से समझेगा जब हम आगे क्रॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड डायग्राम। पुनेट स्क्वायर और चेकर्ड बोर्ड डायग्राम। चेकर्ड बोर्ड डायग्राम क्या होता है? डायग्राम यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस शो करने के लिए होगा इन अ पर्टिकुलर क्रॉस। ठीक है, सो ये याद रखना है व्हाट इज चेकर बोर्ड डायग्राम और पुनेट स्क्वायर। इट इज नथिंग बट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन टू शो पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस। जनरली पुनेट स्क्वायर जो है वो ब्रीडर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स टर्म जितने भी मैंने अभी तक बताए। एक दो टर्म और है जैसे जीन्स याद रखना है कि जीन्स आर नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ डीएनए, राइट, विच एनकोड्स फॉर प्रोटीन और एमआरएनए, राइट, ये याद रखना है। एक और चीज जो अलील टर्म है वो भी किसने दिया था? बेटिसन। विलियम बेटिसन ने जेनेटिक्स भी वर्ड दिया था एज वेल एज अलील्स। ठीक है, सो अलील्स के अलावा जीन्स याद रखना है।
और ये जितने भी टर्म्स मैंने लिखाए हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड्स और नीट में भी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है बनाएंगे, ये टर्म्स कहीं ना कहीं हर जगह यूज हुए हैं जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो ये सारे टर्म्स अच्छे से समझकर चलना है। ओके सो अब स्टार्ट करते हैं, जो कि अब होगा अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, मेंडल ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, फॉलो किए थे एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। अब याद रखना है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट, इसका मतलब क्या है, राइट। सो प्योर प्लांट याद रखना है कि जब भी वो क्रॉस करेगा या जब भी उसका ब्रीडिंग होगा तो जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, वो आइडेंटिकल होंगे। जैसे कि अगर मेरे पास दो टॉल प्लांट हैं, इनके बीच में मैंने क्रॉस कराया, तो इसके बाद जो आगे का जनरेशन मुझे मिलना चाहिए, जो प्रोजेनी मिलने चाहिए, वो सब क्या होने चाहिए, टॉल, राइट। ये होगा। So that is selection of pure parent plant. अब next step है hybridization of pure parent for F1 generation. अब याद रखना है कि अब ये जो pure parent हमने select किए हैं, इनके बीच में क्या होगा, hybridization। तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली एक प्योर टॉल प्लांट है जिसको हमने पेरेंट सेलेक्ट किया है, एक प्योर डॉर्फ प्लांट है जिसको एज ए पेरेंट सेलेक्ट किया है। तो इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस करा लेंगे इनके बीच का, राइट। सो दैट विल बी योर हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट सेल्फ ब्रीडिंग, जो कि अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया, सेल्फिंग इन हाइब्रिड प्लांट्स फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। इसका मतलब क्या, इसके बाद इनके बाद जो प्रोजेनी आएगा, इनका जो प्रोजेनी आएगा, जो प्योर पेरेंट प्लांट हमने सेलेक्ट किए, इनका जो प्रोजेनी आएगा, उनके बीच में क्या करेंगे, सेल्फिंग। सो यहां पर हम लिखेंगे प्रोजेनी विल क्रॉस विद द प्रोजेनी। ठीक है, सो याद रखना है कि दिस विल बी योर थर्ड स्टेप। तो तीनों स्टेप मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होगा। पहला है प्योर प्लांट को सेलेक्ट करना। प्योर प्लांट को हम कैसे सेलेक्ट कराएंगे, बेसिकली कि वो जो प्लांट है वो जब भी क्रॉस करता है तो वो अपने ही तरीके के एक और नए प्लांट को जन्म देता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेप याद रखना है हाइब्रिडाइजेशन। दैट मीन्स दो प्योर प्लांट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस कराएंगे, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। और थर्ड स्टेप याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो प्रोजेनी हमको मिले हैं, उन प्रोजेनी के बीच में क्या कराएंगे, हम सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग के लिए हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, क्रॉस बिटवीन सेम पॉपुलेशन। ठीक है, सो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्रॉस बिटवीन सेम पॉपुलेशन। ठीक है, सो ये याद रखना है 3 स्टेप्स। अब आगे हम हर एक स्टेप को इन डिटेल देखते हैं। ओके, सो अब हम डिटेल में देखते हैं ईच स्टेप ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ओके, पहला स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट, जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो उसमें क्या होगा, देखो मैं एक चीज बता दूं कि इनिशियली मेंडल ने 34 वैरायटीज सेलेक्ट किए थे, फिर उसको धीरे धीरे करके और कम किया, 22 तक लेकर आया, और फाइनली 7 पेयर ऑफ प्योर और ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज सेलेक्ट की। प्योर पेरेंट या ट्रू ब्रीडिंग दोनों एक ही चीज है, इसको याद रखना है। अब प्योर वैरायटी का मतलब क्या होता है कि जब भी वो क्रॉस करेगा, इट विल गिव राइज टू द ऑफस्प्रिंग हैविंग सिमिलर ट्रेट। याद रखना है कि प्योर पेरेंट या फिर ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर ब्रीड मतलब क्या होता है, ऐसे
पेरेंट जो जब भी क्रॉस करेंगे तो अपने ही जैसे, अपने ही ट्रेट वाले ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी को जन्म देंगे। अब इसमें एग्जाम्पल याद रखना है कि एक टॉल वैरायटी का प्लांट है, राइट, सो जाहिर सी बात है क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉल ऑफस्प्रिंग। मतलब ये जो प्लांट है ये क्या हुआ, ट्रू वैरायटी हुआ, ट्रू ब्रीडर हुआ, ठीक है। इसके अलावा एक और है, एक प्लांट है जो कि वॉयलेट कलर के फ्लावर्स बना रहा है, तो जब उसके ऑफस्प्रिंग आएंगे तो वो भी जाहिर सी बात है उनके भी फ्लावर्स कौन से कलर के होंगे, वॉयलेट कलर। सो ये जो वॉयलेट फ्लावर्ड प्लांट है ये भी कहीं ना कहीं क्या है, प्योर है, ट्रू है। दो एग्जाम्पल दिए मैंने, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, राइट। अब याद रखना है ये जो ट्रू ब्रीडिंग होते हैं या जो प्योर प्लांट होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, पेरेंट या तो पी जनरेशन, जैसे कि मैंने भी बताया था। सो याद रखना है फर्स्ट स्टेप दैट इज सिलेक्शन ऑफ प्योर और ट्रू पेरेंट प्लांट। इसको कैसे सेलेक्ट किया जाता है, याद रखना है कि इसको क्रॉस कराया जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने एक मोटा मोटा बता दिया कि हाँ ये चीज होंगी, पर एक्चुअल में इन डेप्थ में क्या होगा, क्रॉस कराया जा रहा है, क्रॉसिंग कराया जा रहा है, और क्रॉस कराते 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 उनको ये चीज पता हो गई है कि कहीं ना कहीं ये अगर सेम ट्रेट, ये पेरेंट सेम ट्रेट वाले प्रोजेनी बना रहा है, दैट मीन्स द पेरेंट प्लांट इज ट्रू प्योर। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेप पर आते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, सेकेंड स्टेप हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट फॉर F1 जनरेशन। अब पी जनरेशन जो है, पी जनरेशन में क्या होगा, मेटिंग होगा, ब्रीडिंग होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे हमको नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा प्रोजेनी का, जिसको बोलेंगे F1 जनरेशन, फिलाइल 1 या फिलाइल 1 जनरेशन, ठीक है। अब दो पेरेंट सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, बोथ पेरेंट्स आर ट्रू ब्रीडिंग और प्योर पेरेंट, राइट। सो उनके बीच में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है कि इसमें टोटल 6 स्टेप्स है। पहला स्टेप है इमैस्कुलेशन, सेकेंड स्टेप है बैगिंग, थर्ड स्टेप है डस्टिंग, फोर्थ स्टेप है टैगिंग, फिफ्थ स्टेप है क्रॉसिंग एंड सिक्स्थ स्टेप है सीड कलेक्शन। तो ये 6 स्टेप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन, राइट। ये कहीं ना कहीं प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा होगा, स्ट्रेटर्जीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर था। इस चैप्टर में प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक में ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जहां पर हम क्या कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द डिजायर्ड प्लांट, जो हमको कैरेक्टर्स दो प्लांट के चाहिए होते हैं उनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं। सेम चीज यहां पर भी है, 6 स्टेप। फर्स्ट स्टेप याद रखना इमैस्कुलेशन, सेकेंड स्टेप बैगिंग, थर्ड स्टेप डस्टिंग, फोर्थ स्टेप टैगिंग, फिफ्थ स्टेप क्रॉसिंग एंड सिक्स्थ स्टेप इज सीड कलेक्शन, ठीक है। अब इंडिविजुअली हम हर एक स्टेप को देखते हैं। ओके, सो अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, विच इज हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर पेरेंट टू ऑब्टेन F1 जनरेशन, ठीक है। अब प्योर पेरेंट के ऊपर मैं थोड़ा और स्ट्रेस देता हूं। देखो, पी प्लांट सेलेक्ट किया है, राइट, और पी प्लांट इज व्हाट, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट। सेल्फ पॉलिनेटिंग का मतलब क्या, इट इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट, करेक्ट। देखो सिंपल तरीके से इसको समझाता हूं मैं, राइट। फीमेल, राइट, ये हो गया मेल। सो ये हो गए मेरे पी प्लांट। एक रफ मैंने डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर दिया है। ये मेरा एक पी प्लांट है जो कि क्या है, बायसेक्सुअल। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, और यू कैन से मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो कहीं ना कहीं जब भी इनके बीच में क्रॉस होगा, जब भी इनके बीच में क्रॉस होगा, तो जो नया प्लांट बनेगा, दैट मीन्स जो प्रोजेनी बनेगा, वो क्या होगा, सेम होगा, राइट। क्यों, बिकॉज सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है। इसीलिए मैंने वो चीज बताई थी, थोड़ा रिकॉल करो। देखो मैंने बताया था कि प्योर प्लांट कैसे पता होगा, प्योर कोई भी एक प्लांट वो प्योर है, ये कैसे पता चलेगा, जब उसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। और इन दिस केस पी प्लांट क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है, दैट मीन्स जो पी प्लांट के फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है,
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक अलग वैरायटी नहीं है, वो पॉलिनेशन उसी के सेम प्लांट पर होगा ना, सेम प्लांट पर पॉलिनेशन, सेम प्लांट पर फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स जो प्रोजेनी भी बनेंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल टू द प्लांट। इसका मतलब अगर ये प्लांट की हाइट कुछ 10 to 15 फीट है तो उसके आगे का जो प्रोजेनी बनेगा उसकी भी हाइट कितनी होगी, सेम, क्योंकि ये सेम प्लांट से ही बन रहा है। क्लियर है? सो इसको याद रखना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है, इट इज क्रॉसिंग ऑफ टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। दो वैरायटी को हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, चाहे वो प्लांट की भी हो सकती है या फिर एनिमल्स की। तो यहां पर हम प्लांट के बारे में डील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको ही कंसिडर करेंगे। प्लांट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वेर क्रॉस पॉलिनेटेड। अब याद रखना है कि पी प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, राइट। सो अगर वो सेल्फ पॉलिनेटेड कहीं ना कहीं सेम तरीके के ही प्लांट तैयार करेगा तो वहां पर कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो दिखाई नहीं देगा। इस वजह से क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं आएगा, एक बोल सकते हैं एक यूनिफॉर्म कैरेक्टर दिखाई देगा, राइट। सो हमको यूनिफॉर्म कैरेक्टर, आई मीन मेंडल को यूनिफॉर्म कैरेक्टर नहीं चाहिए थे, उसने क्या सेलेक्ट किए थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, राइट। सो ये याद रखना है कि प्लांट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वेर क्रॉस पॉलिनेटेड, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप है इमैस्कुलेशन। जैसे कि मैंने बताया, इमैस्कुलेशन याद रखना है रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन का मतलब है स्टेमन को निकालना। किसको निकालेगा, यहां पर मेंडल ने निकाला था स्टेमन। किसको रिमूव किया था, स्टेमन। पी प्लांट अगेन बाइसेक्सुअल है, फ्लावर्स उसके बाइसेक्सुअल है बिकॉज कहीं ना कहीं क्या है, सेल्फ पॉलिनेटिंग है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग है, तो फ्लावर्स उसके क्या है, बाइसेक्सुअल है, राइट। सो क्या किया, बाइसेक्सुअल फ्लावर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, राइट। स्टेमन निकाल दिया, मतलब एंथर निकाल दिया, सॉरी नॉट स्टिग्मा, एंथर निकाल दिया, फिलामेंट निकाल दिया, राइट। सो अब एक प्लांट से जब उसने मेल पार्ट निकाल दिया तो कहीं ना कहीं वो अब फ्लावर क्या है या वो प्लांट क्या है, फीमेल है, राइट। सो एक हमारा प्लांट बन गया फीमेल। इन द फ्लावर्स विच वेर टू फंक्शन एज फीमेल, क्योंकि स्टेमन निकाल दिया तो फीमेल बन गया, स्टेमन्स वेर रिमूव्ड। बहुत जरूरी है कि पोलन ग्रेन मैच्योर होने से निकाला जाए, पोलन ग्रेन मैच्योर होने से पहले निकाला जाए। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इमैस्कुलेशन में पहले क्या कर रहे हैं, एक बाइसेक्सुअल पी प्लांट में से स्टेमन को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो पोलन ग्रेन मैच्योर होकर सेल्फ पॉलिनेशन करने लग जाएगा। और यहां पर कराना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, टू वैरायटीज के बीच में क्या कराना है, क्रॉसिंग, जिसके लिए जरूरी है कि हम स्टेमन निकाल दें। ये हो गया, ठीक है। तो एक प्लांट जिससे अब हमने स्टेमन निकाल दिया। अब यहां पर दो वैरायटी है, तो एक वैरायटी से हमने स्टेमन निकाला है, दूसरे वैरायटी से हम क्या निकालेंगे, पिस्टल। पिस्टल इज कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरे प्लांट से हम क्या निकालेंगे, दूसरे वैरायटी वाले प्लांट से क्या निकालेंगे, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन। इसका मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टेमन है, मतलब वो अब मेल है, राइट। सो इस तरीके से हो रहा है। देखो, पिस्टल वेर रिमूव्ड फ्रॉम दीज फ्लावर्स विच वेर टू फंक्शन एज मेल पेरेंट। यहां से इस वाले, ये हो गया, ये हो फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक है। इस वाले प्लांट से हमने क्या कराया, मेल पार्ट निकाल दिया, तो ये हो गया फीमेल पेरेंट बन गया, फीमेल पेरेंट, बिकॉज स्टेमन निकाल दिया। और इस वाले केस में क्या निकाला हमने, पिस्टल निकाल दिया है, जिसके वजह से अब ये वाला जो प्लांट है वो बिहेव करेगा एज मेल, राइट। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैगिंग। अब इमैस्कुलेशन के बाद क्या किया जाएगा, ऊपर से बेसिकली बैगिंग या कोई कवरिंग होगी, इट विल बी कवर्ड विथ पेपर बैग्स। किसको कवर करेंगे बेसिकली ये लोग, मेल पेरेंट को भी एज वेल एज फीमेल पेरेंट को भी, राइट। सो याद रखना है कि दोनों को कवर किया जाएगा इन ऑर्डर टू अवॉइड कंटैमिनेशन फ्रॉम फॉरेन पोलेंस।
फॉरेन पॉलन से कंटैमिनेशन ना हो, इसलिए इसकी क्या की जाएगी, बैगिंग, इसको कवर किया जाएगा, राइट। सो याद रखना है सेकेंड स्टेप इमैस्कुलेशन, फर्स्ट स्टेप जहां पर हमको दो पेरेंट मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, एक पेरेंट एक बायसेक्सुअल प्लांट से स्टेमन निकाल देंगे, दूसरे बायसेक्सुअल प्लांट से कार्पल निकाल देंगे, राइट। फिर दोनों को बांध देंगे ताकि कोई और पॉलन ग्रेन आकर इस पर बैठे ना, या फिर इस वाले मेल पेरेंट का पोलन ग्रेन किसी और पर जाकर ना गिरे। मतलब कोई एक बायोटिक एजेंट या एबायोटिक एजेंट के थ्रू मेल पेरेंट में से जो पोलन ग्रेन है वो बायोटिक या एबायोटिक एजेंट के थ्रू कहीं और ना जाए, तो इस चीज का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन सभी को पता है, बिटवीन टू डिफरेंट या फिर टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है डस्टिंग। अब क्या करेंगे, जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया है, इस केस में देखो मेल पेरेंट है ना, मेल पेरेंट मतलब क्या, स्टेमन, स्टेमन में क्या होता है, एंथर, राइट। एंथर के अलावा फिलामेंट एंड कनेक्टिव, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए, बैगिंग हटा दी जाएगी, जो कवर था पेपर बैग का वो हटा दिया जाएगा, राइट। सो पोलन्स वेर कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर सेलेक्टेड टू फंक्शन एज मेल पेरेंट। जो मेल पेरेंट है उससे कवर निकाल कर उसका जो मैच्योर पोलन ग्रेन है उसको एक फाइन ब्रश का इस्तेमाल कर कर उठाया जाएगा। सो उस फाइन ब्रश का इस्तेमाल करके पोलन ग्रेन को कहां डस्ट कर देंगे, ऑन द स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर, जो कि इधर दिखाई देगा, राइट। सो याद रखना है थर्ड स्टेप इज डस्टिंग। डस्टिंग में क्या होने वाला है, पोलन ग्रेन्स को डस्ट किया जाता है ऑन द स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर सून आफ्टर डस्टिंग फ्लावर्स आर कवर्ड। तो फिर से इसको जैसे ही डस्टिंग हो गया फ्लावर को कवर कर दिया जाता है। सो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड डस्टिंग, 3 इनिशियल स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इमैस्कुलेशन याद रखना है कि यहां पर क्या होने वाला है, फ्लावर पाइसम सटाइवम बाइसेक्सुअल है जिसको हमको यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। और क्रॉस का मतलब होता है बिटवीन टू वेराइटीज, राइट। और अगर क्रॉस नहीं किया तो कहीं ना कहीं सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा और आइडेंटिकल प्लांट बन जाएगा, इसीलिए क्या कराना है, क्रॉस, राइट। सो यहां पर याद रखना है कि मेंडल ने भी सेम चीज किया, उसको भी पता था कि क्या प्रोन्स हो सकते हैं अगर मैंने इमैस्कुलेशन नहीं किया तो यहां पर इमैस्कुलेशन में एक से स्टेमन निकाला जाता है जो कि बिहेव करेगा एज अ फीमेल पेरेंट प्लांट, और दूसरे से कार्पल निकाला जाता है जो कि बिहेव करेगा एज मेल। फिर बैग किया जाता है, उनके ऊपर कवरिंग की जाती है ताकि कोई और पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा को या फिर स्टिग्मा पर बैठ न जाए इन केस ऑफ फीमेल। इन केस ऑफ मेल क्या किया जाता है, बाई चांस जो मेल पेरेंट के ऊपर एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन है उसको कोई एबायोटिक या बायोटिक एजेंट के थ्रू किसी और प्लांट के ऊपर ना जाए, इसका ध्यान रखा जाता है, इसलिए बैगिंग की जाती है। थर्ड स्टेप याद रखना है डस्टिंग, बहुत सिंपल स्टेप है। ब्रश से जो पोलन ग्रेन मैच्योर हो चुके हैं उनको डस्ट किया जाता है ऑन द स्टिग्मा ऑफ द इमैस्कुलेटेड पेरेंट या फिर ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर। डस्टिंग के बाद इट इज कवर्ड। उम्मीद कर रहा हूं ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। ओके, सो अब 4th, 5th और 6th स्टेप की तरफ बढ़ते हैं ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू ऑब्टेन F1 जनरेशन। पहला स्टेप इमैस्कुलेशन, दूसरा स्टेप बैगिंग, तीसरा स्टेप डस्टिंग। डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन इमैस्कुलेटेड फ्लावर, करेक्ट। अब देखो क्या होगा, कवर फिर से उसको कर दिया था, अब उसके ऊपर क्या लगा देंगे, टैग्स। टैगिंग, टैगिंग मतलब लेबल लगा देंगे। लेबल जैसे कि उस लेबल में लिखा होगा कि डेट ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट का नाम लिखा होगा, तो इस तरीके से कुछ टैग्स लगेंगे, लेबल। ओके, सो टैग्स आर अटैच्ड इंडिकेटिंग द क्रॉस, कि हाँ क्रॉस करा लिया है, राइट। सो टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि क्या इंडिकेट करते हैं कि क्रॉस इज डन।
क्रॉस इन द सेंस पॉलिनेशन, ओके, हाँ, वहां पर वो पॉलिनेशन इंडिकेट कर रहा है। अब क्रॉसेस की बात करूं मैं, तो क्रॉसेस जो है वो मेंडल ने परफॉर्म किए थे बिटवीन वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड थ्री कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, मेंडल परफॉर्म्ड सेपरेट क्रॉसेस इन्वॉल्विंग ट्रेट्स ऑफ वन कैरेक्टर जिसके दो कॉन्ट्रास्ट होंगे, दो तरीके से कॉन्ट्रास्ट होंगे, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, जो कि हमने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में देखा था। सो 1 कैरेक्टर, देन 2 कैरेक्टर एंड 3 कैरेक्टर्स। जब 1 कैरेक्टर के बीच में क्रॉस होगा तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। इसका मतलब क्या, देखो बहुत सिंपल है, ये हो गया मेरा मेल फीमेल, करेक्ट, ये है कंडीशन आफ्टर, सिनेरियो है आफ्टर इमैस्कुलेशन, राइट, इमैस्कुलेशन, राइट। सो ये टॉल प्लांट था, ये डॉर्फ प्लांट था, टॉल एंड डॉर्फ। कैरेक्टर क्या है यहां पर, हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट कैरेक्टर है, राइट, क्या कैरेक्टर है, हाइट ऑफ द प्लांट। सो यहां पर दो तरीके की हाइट है, एक है टॉल, दूसरी है डॉर्फ, तो इनके बीच में क्रॉस करा दिया। यहां पर कितने कैरेक्टर है, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, राइट। सो 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जहां पर भी आए लिखना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लो, अब हाइट के साथ ले लो सीड शेप, ठीक है, सीड शेप ले लो, तो राउंड एंड रिंकल्ड, राइट। सीड शेप 2 कैरेक्टर हो गया, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक पहले से ही है हाइट, दूसरा आ गया सीड शेप, तो इसको हम बोलेंगे डाइहाइब्रिड। तीसरा ट्राइहाइब्रिड कैसे करोगे, टॉल राउंड डॉर्फ रिंकल्ड हो गया। इसके अलावा एक और कैरेक्टर ले लो, पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल, टर्मिनल, राइट, एक और कैरेक्टर आ गया एक्सियल एंड टर्मिनल। सो ये 3 कैरेक्टर हो गए। क्या क्या कैरेक्टर हुआ, देखो, हाइट ऑफ द प्लांट, टॉल है एक प्लांट में, सीड शेप राउंड है 2 कैरेक्टर, फिर पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल 3 कैरेक्टर है, यहां पर भी 3 कैरेक्टर हैं, तो ये हो गया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब इनके बीच में क्रॉसिंग करवा ली है, राइट। ये यहां मिक्स हो गया है, ये यहां मिक्स हो गया, 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 तो इस तरीके से पूरा हाइब्रिड तैयार हो गया। सो अब हाइब्रिड तैयार होने के बाद देखो, पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, राइट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। सीड किससे बनता है, ओव्यूल। सीड किससे बनता है, याद रखना है थोड़ा, अब मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं। सीड किससे बनता है, ओव्यूल, और फ्रूट किससे बनता है, ओवरी, राइट। सो अब सीड मिलेगा, सो सीड कलेक्ट किया, तो सीड ऑफ द क्रॉस और क्रॉसेस वेर कलेक्टेड। अब उसको क्या करेंगे, सीड को क्या करेंगे, सो करेंगे, राइट, ग्रो कराएंगे। ग्रो करेगा, दिखाई देगा कि कौन से कैरेक्टर F1 जनरेशन में आए हैं। सो द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग इंक्लूडिंग सीड कॉन्स्टिट्यूट F1 जनरेशन। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये 6 पॉइंट्स, 6 स्टेप हाइब्रिडाइजेशन के समझ में आ गए होंगे। इमैस्कुलेशन इज द फर्स्ट स्टेप, टैगिंग इज द सेकेंड स्टेप, डस्टिंग इज द थर्ड स्टेप, टैगिंग इज द फोर्थ स्टेप, क्रॉसिंग इज द फिफ्थ स्टेप एंड कलेक्शन ऑफ सीड इज द सिक्स्थ स्टेप। ठीक है, इसको याद रखना है बहुत अच्छे से। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक, दैट इज सेल्फ ब्रीडिंग, जिसको सेल्फिंग भी हम बोलेंगे। ठीक है, सेल्फ ब्रीडिंग को सेल्फिंग बोलेंगे।
इन हाइब्रिड प्लांट्स फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। F2 F3 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए अब F1 जनरेशन के बीच में हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग या सेल्फ ब्रीडिंग। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। हाइब्रिड प्लांट मतलब F1 जनरेशन के जो हमारे प्लांट्स है। अब प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन वेर अलाउड टू परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। देखो पी प्लांट पाइसम सटाइवम अगेन सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है। तो इस बार क्या किया उसने, इस बार इमैस्कुलेशन नहीं किया। दैट मीन्स इस बार उसने कुछ भी सेक्स ऑर्गन को अंदर बाहर नहीं निकाला, राइट। और अलाउ किया कि जो F1 जनरेशन के प्लांट्स हैं, जो सीड मिले हैं, सीड से जाहिर सी बात है F1 जनरेशन के जो सीड्स हैं उनसे प्लांट ग्रो होगा, और वो प्लांट अगेन क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेटिंग। तो उनको अब क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। और याद रखना यहां पर भी एक स्टेप था बैगिंग एंड टैगिंग, तो वो जाहिर सी बात है वो फॉलो होगा। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंटेमिनेशन फ्रॉम foreign pollens, the flowers were covered with paper bags, which is bagging followed by tagging, right। उसके बाद जाहिर सी बात है कि वहां पर बैगिंग टैगिंग हुआ होगा, इसके बाद क्रॉसिंग हो गया होगा, दैट मीन सेल्फिंग हो गया होगा। सेल्फिंग के बाद फिर से सेम चीज होगा कि मेंडल ने सीड के साथ फ्रूट मिला होगा, सीड को क्या किया, सो किया, द सीड्स रेज अ न्यू जनरेशन ऑफ प्लांट। सो F1 जनरेशन में पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, सीड बने, सीड को सो किया गया और क्या तैयार हुआ, F2 जनरेशन, दैट इज फिलियल जनरेशन नंबर 2। द सीड्स एंड प्लांट रेस्ड फ्रॉम देम कंस्टिट्यूट द F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन पाने के लिए क्या किया गया था, सेल्फिंग किया गया था। F1 जनरेशन पाने के लिए क्या किया गया था, हाइब्रिडाइजेशन किया गया था। F3 जनरेशन पाने के लिए क्या किया जाएगा, अगेन सेल्फिंग, सेल्फ ब्रीडिंग, सेल्फिंग और सेल्फ ब्रीडिंग, इसको याद रखना है। दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को आज जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया वो पूरा क्लियर होगा, ठीक है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं यहां पर, ये अच्छे से इसको रिवाइज करो सभी लोग, ओके, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू।